दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सॉलिड और सॉल्यूशन का चैप्टर हमारा अभी तक फिनिश हो चुका है और बहुत अच्छे से हमने इसको रिवीजन क्लास के अंदर फिनिश किया है। लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितना पढ़ चुके हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता, आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। और आज बारी है ऐसे ही एक मॉक टेस्ट की। हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के साथ हिंट भी देने वाले हैं। आपने अगले 1 घंटे के अंदर उस क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करना है और उसके बाद मेरे बताए गए हिंट से अपने आंसर्स को आपने चेक करना है। अगर आप में से कोई बच्चा हमारे पास बाय पोस्ट अपने आंसर शीट को भेजेगा तो हम भी उसको चेक कर देंगे, लेकिन कोशिश ये कीजिए उन क्वेश्चन को समझिए, उनको सॉल्व कीजिए। क्योंकि कई बार आप बच्चों से सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप पढ़ते तो बहुत अच्छा है, क्लासेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपके नंबर नहीं आ पाते। उसका मेन कारण यही होता है कि आप एग्जाम लाइक एटमॉस्फियर की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि आपके लिए इस मोमेंट पे बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन आने वाले हैं, प्री बोर्ड ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, प्रैक्टिकल का समय आ ही चुका है, तो जरूरी है अब आप ऐसे मॉक टेस्ट को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट सॉल्व करने की कोशिश आपको करना है। आपको आंसर लिखने का मेथड आना चाहिए और आप अपने हिसाब से तो सही होते हैं, लेकिन एग्जामिनर फिर भी आपके नंबर डिडक्ट करते हैं। आपने उन्हीं गलतियों को दूर करना है और 2-2 चैप्टर के हिसाब से ही सही टेस्ट की तैयारी कीजिए। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, आने वाले समय में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, लेकिन आज बारी है सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट की। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को जान लेना ही सफिशिएंट नहीं है, मेन बात है उसके बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तैयारी हो चुकी है। स्कूल्स में ये प्री बोर्ड का समय है और आगे आने वाला समय आपके फाइनल एग्जामिनेशन का है, तो जरूरी है अब इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की। एक क्लास को रियल टाइम क्लास एनवायरनमेंट देने के लिए बहुत जरूरी है कि आज आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें। तो अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। अगले 1 घंटे के अंदर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको मेथड बताता हूं, आपको हिंट देता हूं, लेकिन अगर आप वाकई में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए इनसे कंसर्न क्वेश्चन को सॉल्व करने की और अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में से दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी टीएफ आपको निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है और केएफ की वैल्यू आपको दी गई है। नाउ बच्चों, अब केएफ अगर हमें दिया गया है तो सीधी सी बात है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। एक तो ये फार्मूला लग जाएगा और जब डेल्टा टीएफ आ जाएगा तो वहां से आप टी नॉट माइनस टीएफ, इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हैं, वो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात जो यहाँ पर खास तौर पे गौर करने की है, मैंने जब ये चैप्टर समझाया था, देखिए क्वेश्चन से ही चीजें रिमाइंड होती हैं, याद आती हैं, तो मैंने कहा था कि वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। वांट ऑफ फैक्टर मैंने बताया था सॉल्ट के केस में और कार्बोक्सिलिक एसिड जहां एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है, और ये तो वैसे भी कॉमन सॉल्ट है, तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। तो फार्मूला डेल्टा टीएफ आई के एफ इंटू एम, यहाँ से डेल्टा टीएफ निकालेंगे, फिर यहाँ से टीएफ, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन जरूरी है मेरे बताए गए मेथड को कॉपी पे आपने सॉल्व कर लेना है। इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन भी आपके पास आ जाएंगे, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार, सीबीएसई में ये 3 सालों में 2 बार पूछा गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, 2 एलिमेंट हैं जिनका फार्मूला AB2 AB4, और ये बताया गया है कि इनको बेंजीन में डिसॉल्व किया गया। 1 ग्राम ऑफ AB2 इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम करता है, डेल्टा टीएफ, और AB4 इतना करता है। आपको एटॉमिक मास बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, करेंगे आप ही सॉल्व। यहाँ AB2 है, यहाँ AB4 है। अब आप क्या करेंगे, दोनों के केस में पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। फार्मूला आप जानते ही हैं, डेल्टा TF KF और 1000 मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट।
तो इस तरह से आप दोनों ही केस में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आप फिर यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास यहाँ भी आ जाएगा, उधर भी आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर गिवन है, kf गिवन है, डेल्टा tf गिवन है, वेट गिवन है। जब मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो आपने क्या करना है, Ab2 का मतलब क्या हुआ, a + 2b, ये सारा सम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा जो आप यहाँ से निकालेंगे। Ab4 के लिए क्या होगा, a + 4b, ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा जो आप यहाँ से निकालेंगे। बस आपने इक्वेट कर लेना है और इक्वेट करने के बाद a और b के एटॉमिक मासेस की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपने सॉल्व नहीं किया तब तक क्या फायदा, जब तक चीज बाजार में पड़ी है आपके किस काम की, जब तक आप उसको खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो जरूरी है खुद से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन, जियोट्रॉप एजियोट्रॉप, आपको हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दौरान बताया था, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट इतना ही कह सकता हूँ, डिस्टिलेशन का हिंट है, आप वहां से इसको जानिए, सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। दिमाग लगाइएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इतना जरूरी है, पॉलीमर बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जरा सी हीटिंग करेंगे या उसमें टेम्परेचर का कोई भी वेरिएशन लाएंगे वो टूट सकता है। सॉलिड है तो उनका वेपर प्रेशर भी नहीं होता। बस मैं हिंट दे चुका हूं आपको, इस हिंट का इस्तेमाल करें, इसको सॉल्व करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है और वैल्यू बतानी है। यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने आपको फार्मूला कराया था, I = टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन, कितने पार्टिकल मिलते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। ये फार्मूला आपको कराया गया था, आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, आप में से जो बच्चे चाहेंगे उनका पेपर हम चेक कर दें तो बकायदा बाय पोस्ट आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपका पेपर चेक कर दूंगा। लेकिन बेटर तो यही होगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करें, वो सबसे बेहतर बात रहेगी। ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सभी कहलाए जाते हैं। नाउ ये है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग इंट्रावेनस इंजेक्शन। मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाली क्लास में इसके बारे में बताया था कि कैसे ऑस्मोसिस वगैरह के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कीजिएगा। 7th क्वेश्चन, ये मैंने आपको हेनरीज लॉ खुद से करने को कहा था, तो हेनरीज लॉ के बेसिस पे ये क्वेश्चन है और अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपने ऑस्मोटिक प्रेशर वाली क्लास के अंदर किया था, जहां क्रीनेशन, हिमोलिसिस, आइसोमेटिक सॉल्यूशन के बारे में जाना था। डिमेलिटी को मोलैरिटी के साथ कनेक्ट करके आपको बताने की कोशिश करनी है। देखिए, ये सब कुछ अलग बात है कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, बट आर्ट ऑफ आंसरिंग भी एक बहुत मायने रखता है। अगर कोई भी आपको आंसर दिया जाता है तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर के कुछ कंपोनेंट होते हैं। आपको सबसे पहले उसका आंसर, उसका कारण लिखना होता है, फिर उसका कॉज लिखना होता है आपको, फिर उसका कोई एग्जाम्पल देना होता है। अगर उस क्वेश्चन में ग्राफ है तो ग्राफ देना होता है, अदरवाइज एग्जाम्पल आपको बिना एग्जामिनर के पूछे। एग्जामिनर पूछते हैं या नहीं पूछते, आपको लिखने की कला आनी चाहिए, आपको आंसर करने की आर्ट आनी चाहिए। अगर ये कंपोनेंट सही हैं तो आप अपना जवाब सही ढंग से वहां पर दे पाएंगे। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बाय रोल्स लॉ। रोल्स लॉ आपको कराया गया था, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एक तो आपने इनके ग्राफ बताने हैं, दोनों के ग्राफ बताने हैं क्या होंगे, दोनों का कारण बताना है, डेल्टा एच नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो पाएगा। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी कैन से सॉलिड स्टेट में से दिया गया है, NaCl डोप्ड विद, NaCl के अंदर इतने परसेंट SrCl2 डाला, कितनी कैटायन वैकेंसी बचेगी, ये हमने डिफेक्ट में करवाया था आपको कि अगर आपके पास कोई भी लैटिस है जिसमें +1 चार्ज वाला सब्सटेंस है, अगर आप इसमें से +1 वाले को बाहर निकालते हैं और एक +2 वाले को ऐड कराते हैं तो वहां पर एक कैटायन वैकेंसी बनती है। ये हमने डिफेक्ट वाली क्लास के अंदर आपको कराया था। बस इस परसेंटेज को आप मोल के अकॉर्डिंगली निकालने की कोशिश कीजिए, तो 6.02 × 10⁻18 के अराउंड इसका कोई जवाब आएगा, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास ग्रुप 14 कन्वर्टेड इनटू एन टाइप
सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग आपको सिखा रखा है। एक ग्रुप में हायर ग्रुप का एलिमेंट डालते हैं तो एन टाइप बनता है या पी टाइप बनता है, या किसी ग्रुप में लोअर का डालते हैं तो एन टाइप या पी टाइप कैसा बनता है, ये हमने पढ़ा है। और इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बात बन जाएगी। देखिए अब जानते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाई विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की, ये भी आपने अमरफस सॉलिड के अंदर रिवीजन क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, याद कीजिएगा। अमरफस सॉलिड के अंदर आपको ये हमने करवाया था। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने आपको सेकेंड रिवीजन क्लास के अंदर करवा रखी है कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कितना जो भी यूनिट सेल का परसेंटेज है ऑक्यूपाइड है। आपने यहाँ पर इसका एग्जांपल देना है पैकिंग फ्रैक्शन क्या क्या होता है, और फेस सेंटर्ड के लिए आपने एक्सप्रेशन को डिराइव करके बताना है, ये भी आपको बता दिया गया था। नेम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट व्हिच रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी एंड नो चेंज इन डेंसिटी। बहुत ध्यान से, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने बताया था जहां डिफेक्ट के पहले और बाद में रेशियो चेंज नहीं होता, उसे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। लेकिन आपने ऐसे डिफेक्ट बताने हैं, क्या वो शॉर्टकी डिफेक्ट है या फ्रैंकल डिफेक्ट है, आपको उनके नाम बताने हैं कि कहाँ डेंसिटी डिक्रीज होती है, कहाँ डेंसिटी इंक्रीज होती है, कहाँ नो चेंज इन डेंसिटी। काफी टिपिकल क्वेश्चन है, बच्चों को कई बार आसान लगता है लेकिन कई बार बच्चे उलझ जाते हैं और यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये मैंने आपको दोनों चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस दिए, आगे हमने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का भी मॉक टेस्ट लेना है, लेकिन जरूरी है आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें और विद इन 1 आवर, घड़ी लगा के विद इन 1 आवर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व आपको करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी इमेज का लिंक भी दे दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो पूरी इमेज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो मैंने अभी बताया इनसे स्क्रीनशॉट लेके भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, परफॉर्म अगर कर पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब अपना टेस्ट सॉल्व कीजिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट को आपने पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व करना है और ऐसे ही हर चैप्टर के मॉक टेस्ट को आपने सॉल्व करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा शुरू हो ही चुका है, जो अगली 2-3 क्लासों के अंदर ऑलमोस्ट फिनिश अप को होगा, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और फिर हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है तो साथ साथ तैयारी भी करते जाना है, साथ साथ आपको पढ़ते भी जाना है। तो इस मॉक टेस्ट को बिना समय गवाए सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या गलती रही, किस क्वेश्चन में आप अटके। वैसे तो हिंट हमने साथ साथ दिया है, आपको कहीं अटकना नहीं चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देंगे, वहां से आप इसकी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं या उस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके पास अवेलेबल होंगे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट।